हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है। तो हम एलटी ग्रेड और जीआईसी की क्लासेस को कर रहे हैं, जिसमें हम ये बुक कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी सार की। ठीक है, तो ये यूथ कंपटीशन की बुक है। इसमें हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का जितना भी एनसीईआरटी से में जो भी क्वेश्चंस बने हैं जिन जिन एग्ज़ाम्स में, तो वो सारे हम कवर करेंगे। तो ये हमारे एलटी ग्रेड और हमारा जो है इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। तो मैं बीच में पानी पीने लगी सॉरी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने आज पूछा नहीं, स्वस्थ होंगे। और मौसम थोड़ा ऊपर नीचे है तो ध्यान रखिए। तो चलिए, कल हमने बुद्ध तक का कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम करने वाले हैं भागवत संप्रदाय और ब्राह्मण धर्म को। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका जो वीडियो है वो 30 मिनट का होता है, तो 30 मिनट में हम जितना भी कवर कर सकते हैं उतना कवर कर लेते हैं। लेकिन मैं कोई भी टॉपिक बीच में छोड़ती नहीं हूँ, यानी बीच में आपका टॉपिक बंद नहीं होता। जो टॉपिक चल रहा है उसको पूरा कवर करने के बाद ही मैं वाइंड अप करती हूँ, फिर वो चाहे 30 मिनट से थोड़ा पहले हो जाए या 30 मिनट से थोड़ा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको मिल सके। मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना आपको देने की कोशिश करती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई कॉस्ट नहीं ले रही हूँ, मैं खुद पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ साझा करना चाहिए, तो मैं आपके साथ साझा कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बातें बहुत हो गई। भगवत संप्रदाय और ब्राह्मण धर्म, ठीक है, ये हम करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, 1 सेकेंड का समय और लूँगी। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, आप देख पा रहे होंगे मैं आपको 4 को क्लासेस दे रही हूँ एसएसटी की। सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं चल रही है, इसके साथ साथ मैं ज्योग्राफी भी करा रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस भी करा रही हूँ और इकोनॉमिक्स भी करा रही हूँ। तो जो भी एलटी ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट से आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चारों सब्जेक्ट में से आप जो भी 2 सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उसके लिए आपके लिए बेस्ट है। तो मैं चारों सब्जेक्ट एक साथ चला रही हूँ। अल्टरनेट डेज पे आपके वीडियोस आते हैं। एक दिन आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री आ रहा है और एक दिन आपका इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस आ रहा है। तो बस इस तरह से आपकी क्लासेस चल रही हैं। तो 4 सब्जेक्ट हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे अल्टरनेट पे देना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी कवर करती हूँ। तो 2 तो आपके एक सब्जेक्ट हो जाते हैं, 2 वीडियो, और एक वीडियो आपका एनसीईआरटी का आता है। तो एनसीईआरटी में अलग से आपको पढ़ा रही हूँ बुक पूरी, तो वो अलग से आपका चल रहा है। और अभी जैसे ही कोई इसमें से वो होगा तो उसके बाद करंट की एक क्लास मैं स्टार्ट कर दूँगी, तो करंट भी आपको देना ही है। तो एक दिन में आप कितने वीडियो मैं दे सकती हूँ? 3 वीडियो से ज़्यादा सही नहीं लगता मुझे। तो अब मैं वीडियो की जानकारी दे देती हूँ। सुबह 8 बजे एक वीडियो आता है आपका, इन दोनों सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट आएगा, चारों सब्जेक्ट में से। ठीक है, सुबह 8 बजे। फिर उसके बाद में आपका दोपहर को 1 बजे आपका एनसीईआरटी आती है बुक, जिसमें मैं 7th क्लास की एनसीईआरटी करा रही हूँ एसएसटी की। ठीक है, और इसके 6th क्लास की मैं करा चुकी हूँ, तो आप वो पहले दे सकते हैं। पेट का एग्ज़ाम था तो बीच में मैंने एनसीईआरटी रोक दी थी, तो अब 7th क्लास की हमने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको शाम को 6 बजे एक वीडियो मिलता है, तो इन चारों सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए अब समय हो गया है, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी समय ले लिया मैंने, स्टार्ट करें। अभी मेरा भी गला पूरी तरह से ठीक नहीं है, कुछ लगी रहती है। क्वेश्चन है, एक पौराणिक कथा के अनुसार वो देवता जिसने 10वां घाट पर किए जाने वाले 10वां यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो 10 घोड़ों की बलि ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने दी थी। ठीक है, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने 10वां घाट पर किए जाने वाले 10वां यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे और जिनकी राजधानी थी कौशल की। ठीक है, भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है, भीष्म पर्व का। नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की थी इक्ष्वाकु राजवंश ने। मंडन मिश्र शिष्य थे कुमारिल भट्ट के। ठीक है, मंडन मिश्र शिष्य थे कुमारिल भट्ट के। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, ये कहा गया है किसमें? गीता में। ठीक है, मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख से। ठीक है, तो हेलियोडोरस का जो बेशनगर अभिलेख है वो हमें साक्ष्य देता है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन
अभिलेखों का। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं। तो आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना करी थी, जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ठीक है, द्वारका आपका गुजरात में है, पुरी आपका उड़ीसा में है, श्रृंगेरी और जोशी मठ कहाँ है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नयनार थे, तो नयनार कौन थे? तो नयनार जो थे वो शैव धर्मानुयायी थे। डैश एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान का चित्र है जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो नटराज एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल ब्रह्मा देवता की पूजा बहुत कम की जाती है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ जो शिव के भक्त थे। ठीक है, पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो लकुलीश थे। पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं लकुलीश। दक्षिण भारत के कुछ अंश में भगवान विष्णु को भगवान वेंकटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सुमेल है। तो वल्लभाचार्य जो हैं वो पुष्टि मार्ग के हैं। रामानुज ने जो है विशिष्टाद्वैत दिया था। माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया था। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया था। ठीक है, शिव की पहचान है त्रिशूल, विष्णु की पहचान है चक्र, गणेश की पहचान है रस्सी या फंदा और सरस्वती की पहचान है वीणा। अब दार्शनिक और दर्शन देख लेते हैं। तो रामानुजन ने विशिष्ट द्वैत दिया, माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया, निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद दिया था और वल्लभाचार्य ने शुद्धता द्वैतवाद या शुद्ध द्वैतवाद दिया था। ठीक है, अब हम पहुंच गए मौर्य साम्राज्य में। तो यहाँ से हम मौर्य साम्राज्य कंप्लीट करेंगे। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। ठीक है, जो वर्तमान में जाना जाता है बिहार के नाम से। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन है? तो बृहदत्त कहलाते हैं मौर्य वंश के अंतिम शासक। वह व्यक्ति जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी भी था। तो देवा नाम प्रियदर्शी था मौर्य सम्राट अशोक का नाम। चंद्रगुप्त के पुत्र जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था, वो था बिंदुसार। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए सबसे प्रसिद्ध राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नगर पालिका प्रशासन की जो है विस्तृत प्रणाली की स्थापना की थी। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक, तो इंडिका के लेखक हैं भाई मेगास्थनीज। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी। तो मौर्य अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर निर्भर थी। ठीक है, उस समय पर कृषि ज़्यादा होती थी। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है 13वां शिलालेख, जो कि रानी का शिलालेख भी कहलाता है। ठीक है, और उसमें रानी कारुआकी के बारे में वर्णन दिया हुआ है। तो 13वां शिलालेख जो है वो सबसे बड़ा शिलालेख है और वो रानी का शिलालेख कहलाता है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी थी तोशाली। ठीक है, डैश के बीच तक्षशिला शहर स्थित था। तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में आपका तक्षशिला शहर स्थित था। सम्राट अशोक का 13वां शिलालेख जो है वो कलिंग पर उसके विलय का उल्लेख करता है और कलिंग की ही राजकुमारी थी कारुआकी, इसलिए 13वां शिलालेख आपका कलिंग विजय को बताता है और सबसे बड़ा शिलालेख है। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष कहाँ से दिया गया है? तो भाई सारनाथ में एक स्तंभ पर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को जाना जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार थे चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अशोक का वो शिलालेख जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। तो शहबाजगढ़ी का जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखा गया है, वो खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान है स्तंभ। ठीक है, अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था कौन? कामरूप। तो ये क्वेश्चन तो ऑप्शन देख के बनाया गया है। बृहद सांची स्तूप डैश से संबंधित है। तो बृहद सांची स्तूप मौर्य काल से संबंधित है। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी और पाटलिपुत्र स्थापित किसने करी थी? अजातशत्रु ने। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो है वो चंपारण में स्थित है। मौर्य सम्राट ने लगभग 287 268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान अशोक शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे। सम्राट अशोक का पितामह कौन था? तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य थे, क्योंकि अशोक का जो पिता था वो था बिंबिसार और उसका पिता था चंद्रगुप्त मौर्य।
सॉरी बिंदुसार, अशोक का पिता था बिंदुसार और बिंदुसार का पिता था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। डैश स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है। तो गिरनार स्थल जो है वो गुजरात में है और जहां पर अशोक के शिलालेख अवस्थित है। लगभग 260 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। अशोक के अधिकांश शिलालेख जो हैं वो प्राकृत भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। मौर्य शासन के दौरान डैश प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था। तो सुवर्णगिरी जो थी वो मौर्य शासन के दौरान सुवर्णगिरी प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था। सेल्यूकस निकेटर नामक यूनानी शासक के द्वारा मेगस्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मौर्य शासक अशोक के द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख बलुआ पत्थर से बना था। किस पत्थर से बना हुआ है? बलुआ पत्थर से। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया था। डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक क्या है? सांची स्तूप है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो भाई अशोक ने कराया है। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धम्मेक स्तूप का निर्माण मूलतः मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ पर है? तो धम्मेक स्तूप आपको सारनाथ में मिलेगा। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन, तो तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक के शासनकाल में किया गया था। अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त करी और वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों के द्वारा कराया गया। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे उत्तरापथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उत्तरापथ। ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने नहीं कराया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर ही ये जो है रोड बनी थी। उस समय ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से नहीं जानी जाती थी, उस समय उत्तरापथ के नाम से जानी जाती थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इसका मेन करवाया था। ठीक है। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। उदयन ने मगध की राजधानी को राजगीर शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है। डैश पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी है। तो इंडिका की जो पुस्तक है वो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। चलिए अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख डैश लिपि में लिखे गए हैं। तो प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख हैं वो ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। डैश ने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था। तो कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदेशों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारों में उनका पुत्र महेंद्र और संगमित्रा उनकी पुत्री भी शामिल थे। ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। डैश ने धर्म विजया धार्मिकता के द्वारा विजय की नीति विकसित की। तो किसने करी? अशोक ने करी। संगमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे अशोक। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कलिंग। आधुनिक युग में ये उड़ीसा पर विजय थी और उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक ने डैश युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। तो भाई कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया था। और ये युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया? तो 261 ईसा पूर्व के समय पर कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने 14 आदेश उत्कीर्ण करवाए, अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। नेक्स्ट है अशोक महान मौर्य वंश से संबंधित थे। डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र जो थी वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। मेगस्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था और उसका संबंध कहाँ से था? यूनान से था। वो यूनानी
दार्शनिक था। ठीक है, सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था, ठीक है, तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इस अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो रज्जुक कहा जाता था। ठीक है, डैश राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। वो वास्तुकार जिसने राजा बिंबिसार के महल को बनाया, तो महागोविंद नाम का एक वास्तुकार था जिसने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक क्या माना जाता है? तो मौर्यों का इतिहास जो है वो हमें विष्णु पुराण में मिलता है और यही सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है, तो आंध्रों के इतिहास के लिए मत्स्य पुराण जो है वो प्रामाणिक माना जाता है। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को क्या कहा जाता था? तो जांगली विद कहा जाता था। ठीक है, तो एक कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कि उस समय राजा को जो है खतरा रहता था ज़्यादातर, क्योंकि उस समय विष कन्याओं का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। ठीक, तो विष कन्याओं का जब बहुत ज़्यादा प्रचलन था तो उस समय क्या होता था, विष कन्याएं जो होती थी वो राजा को मारने का काम करती थी। तो विष कन्याओं को ट्रेंड ही इस तरह से किया जाता था कि वो राजा को मारती थी। तो विष कन्याएं होती क्या थी? तो विष कन्याएं वो होती थी जिन्हें जिनके बॉडी में जो है ना जहर दिया जाता था और वो पूरी की पूरी चलता फिरता एक जहर का वो होती थी, यानी कि जीता जागता जहर होती थी। ठीक है, उनके टच में भी कोई आया, उन्होंने किसी को नाखून भी मारा तो वो मरेगा। तो इस तरह से विष कन्याएं उस समय ट्रेंड की जाती थी। एक तरीके से आप जो है ना जैसे नहीं पता ह्यूमन बॉम्ब जो होता है ना, उस तरीके का काम करती थी वो। तो उस समय राजा को ना खतरा रहता था बहुत ज़्यादा विष कन्याओं से। पता चलता नहीं था कौन सी, क्योंकि राजा उस समय अपने यहाँ दासियाँ रखते थे, नर्तकियाँ रखते थे, बहुत सारी पत्नियाँ रखते थे, तो इस वजह से कौन विष कन्या है ये पता नहीं चल पाता था। तो विष कन्या से बहुत ज़्यादा खतरा रहता था राजा को मरने का। तो चाणक्य जो थे यानी कि विष्णुगुप्त, वो क्या करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड करते थे कि वो जो है ना विष कन्याओं से कभी पाला पड़े या ऐसा कुछ हो, या राजा के भोजन में कभी कुछ जहर दे दिया गया, तो इसके लिए वो क्या करते थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य को डेली ना थोड़ा थोड़ा सा विष देते थे, यानी जहर देते थे, जहर खिलाया करते थे, ताकि जब कभी भी कोई ऐसा, क्योंकि विष कन्या जो होती थी उनकी बॉडी में जो विष होता था यानी जो जहर होता था वो बहुत ज़्यादा तेज होता था, यानी इतना तीव्र होता था कि अगर विष कन्या के उसमें राजा आया तो वो क्या होगा ना, वो मरेगा ही मरेगा, क्योंकि उनकी बॉडी पूरी की पूरी जहर से बनी होती थी। तो इसलिए वो क्या करता था, डेली उनको भोजन में जो है ना थोड़ा थोड़ा जहर देता था, ताकि उनकी जो बॉडी है वो यूज टू हो जाए जहर के लिए। यानी कभी अगर जहर का कभी उसको चंद्रगुप्त मौर्य को जहर खिलाने का कोशिश भी की जाए या उसके भोजन में दी जाए या विषकन्याओं के थ्रू भी अगर उसके पास जहर जाता है तो वो उससे मर ना सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, बेहोश हो जाए, है ना, इससे ज़्यादा ना हो। तो चाणक्य जो है ना वो पहले से चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करते थे, विष देते थे। तो उस समय राजा के जो भी भोजन आता था या जो भी वस्तुएं आती थी, उस समय जो राजा उस चीज़ को खाने की चीज़ होती थी, अगर खाता था तो उससे पहले ना उस हर एक चीज़, जो चीज़ वो पहनता था उसका परीक्षण होता था। तो उस परीक्षण को करने वाले को जो यानी जो वैद्य होता था, जो विष का परीक्षण करता था, उसको जांगली विद कहते थे। क्या कहते थे? जांगली विद। उसके समझ लो परीक्षक होता था। उसके बाद भी चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन कर रहे थे, उनको यूज टू उनकी बॉडी को बना रहे थे ताकि वो जहर का अगर वो ले सकें तो जहर कभी भी उनकी बॉडी पर काम ना कर पाए। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहोश हो जाए या हो सकता है काम ना कर पाए। तो इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसमें क्या है, जो बिंदुसार है यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, वो बिंदुसार उसका नाम क्यों पड़ा? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। चूँकि चाणक्य क्या करते थे, डेली उनको जहर देते थे खाने में, तो चाणक्य को उस दिन ये नहीं पता था कि उस खाने को जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी भी खाने वाली है, यानी बिंदुसार की माता। और उस समय वो गर्भवती थी। तो जब वो गर्भवती थी और उस समय
उन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य को जो खाना दिया जाता था, जिसमें चाणक्य धर को मिलाते थे ताकि चंद्रगुप्त उसको खाते रहें, तो उन्हें पता नहीं था और उन्होंने जो चाणक्य की पत्नी थी यानी बिंदुसार की माता, उन्होंने उसको ग्रहण किया यानी खाया। और जब उसको खाया तो वो, अब चूँकि उनकी बॉडी तो जहर के लिए यूज़ टू थी नहीं और वो जहर से मिला हुआ खाना था, तो वो क्या हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये बात चाणक्य को पता नहीं थी, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब उनकी मृत्यु होती है तो बिंदुसार का जन्म होता नहीं है, उससे पहले मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो गई, अब बच्चा तो अंदर है, वो भी मर जाएगा। तो क्या करते हैं चाणक्य, उनकी चंद्रगुप्त की पत्नी यानी बिंदुसार की माता का जो है ना पेट काटते हैं और पेट काट के बिंदुसार को निकाल लेते हैं। तो जब बिंदुसार का जन्म हुआ यानी बिंदुसार को जब पेट काट के चाणक्य ने निकाला, तो उस समय बिंदुसार की पीठ पर कमर के पास एक बहुत बड़ा नीले रंग का धब्बा हो गया था और वो धब्बा उस जहर के कारण ही हुआ था। यानी वहाँ की जो बॉडी की, जो शरीर की जो कोशिकाएं थी, जो शेल थी ना, वो सारी उस जहर के कारण क्या हो गई थी, ख़राब हो गई थी, या ये कह सकते हो मर सी गई थी। तो उसकी कमर पे एक बहुत बड़ा नीले रंग का धब्बा हो गया था, जिसके कारण उसका नाम पड़ा था बिंदुसार। तो ये कहानी है बिंदुसार के बिंदुसार होने की, कि बिंदुसार क्यों है। तो और उनकी बिंदुसार की जो माता हैं, उनकी माता के मरने के जो पीछे थे वो चाणक्य थे, लेकिन चाणक्य को ये बात पता नहीं थी कि वो खाना जो चंद्रगुप्त मौर्य खाने वाले हैं विष वाला, वो उनकी पत्नी खा लेंगी। तो धोखे से हुआ, लेकिन कारण तो वही थे। तो ये एक स्टोरी है इसकी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है, तो शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है वो है अग्निमित्र। अग्निमित्र जो है वो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। तो किस राजवंश से संबंधित है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था। तो अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था कहाँ से, चुनार से, ठीक है। अशोक का वो शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है, वो कहता है 12वां शिलालेख। 12वां शिलालेख कहता है कि धार्मिक संश्लेषण यानी कि समन्वय करो, ठीक है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर विजय जो है वो 8 वर्ष के बाद की थी। अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद में अशोक ने 261 में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। प्राकृत भाषा के पोषक हैं सातवाहन नरेश, ठीक है। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला सातवाहन काल में। मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई थी कुषाण के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, कुषाण के शासनकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने जो है जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। तो यहाँ पे बात हो रही है सुदर्शन झील की, बात हो रही है, ठीक है ना। जो सुदर्शन झील का निर्माण उन्होंने राजगीर में करवाया था, राजगृह में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, उसके बाद अशोक का काम है, उसके बाद रुद्रदामन का, रुद्रदामन ने उसकी बाद में मरम्मत कराई थी। अशोक ने क्या किया था, नहर बनवाई थी उसमें। चंद्रगुप्त मौर्य ने झील बनवाई, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री ने बनवाई थी, अशोक के मंत्री ने उसको नहर को बनवाया, और रुद्रदामन जो प्रथम है उन्होंने उसको बाद में जीर्णोद्धार कराया, उसका मतलब पूरा उसकी मरम्मत करवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। तो भाई अशोक के जो शिलालेख हैं उनसे ये पता चलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने, तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने किया है। अशोक के द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ जो स्तंभ है वो सबसे सुरक्षित स्तंभ है। अशोक का वो अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। तो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुज्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वो आपका मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, ठीक है। अशोक के शिलालेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12वां। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है अनुराधापुर से। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजज्ञों के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया, आरमाइक, ग्रीक और खरोष्टी, ठीक है। तो आरमाइक, ग्रीक और खरोष्टी लिपि से जो है साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में इन लिपियों का यूज़ होता है अशोक के द्वारा। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। फायान भारत में आया था 399 AD में। अशोक का समकालीन तुर्मय राजा कौन था, मिस्र का। मिस्र
तुर्मै राजा था मिस्र का। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटीगोन गोनटास। ठीक है, मकदूनिया में जो अशोक का समकालीन था वो था एंटीगोन गोनटास। टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? वो मिस्र का शासक था। ठीक है, एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वो वस्तुतः राजधर्म था, फ्लीट। ठीक है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी। तो जो इस समय हम देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो देवनागरी लिपि हम देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना, ये ब्राह्मी लिपि का ही एक ब्राह्मी लिपि ही है। ब्राह्मी लिपि का प्राचीन, देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप आपका ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना करी? तो अशोक ने करी। सांची का स्तूप बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया स्तंभों पर। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंड विधान जो था वो बहुत कठोर था, काफ़ी कठोर था। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में व्यतीत किए थे और उन्होंने वहाँ पे संलेखना, जो जैन धर्म, क्योंकि वो जैन धर्म का अनुयायी हो जाता है बाद में चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसने संलेखना अपनी जो विधि थी या संलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था। ठीक है, अशोक का वो अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है, तो वो शिलालेख है आपका अशोक का 12वां। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? तो पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त था, जिसकी हत्या करी थी। ठीक है, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की स्थापना करी थी। मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी 30 सदस्यों को सौंपी गई थी। भारतीय समाज को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया है मेगास्थनीज ने। अशोक के अभिलेखों के अनुसार इंद्रप्रस्थ मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। डैश ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है। तो अर्थशास्त्र जो है वो मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य कौन है? तो अमात्य मंत्री और अधिकारी हैं। सम्राट अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। डैश मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया। तो अशोक ने कलिंग की लड़ाई जो कि 261 ईसा पूर्व में की थी उसके बाद उसने युद्ध करना छोड़ दिया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। ठीक, डैश ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया था। समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य होता था कर निर्धारण करना। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य हैं। जेम्स प्रिंसप ने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था। ठीक है, ब्राह्मी लिपि अभी सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। ठीक है, नेक्स्ट, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था कलिंग युद्ध के बाद में। मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है, तो बिंबिसार मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है, बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है। ठीक है, जो कि अजातशत्रु का पिता था। डैश ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण किए थे। तो किसने किए? अशोक ने किए थे। अशोक के गांधार अभिलेखों की खोज 1958 में की गई थी। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध जो है वो सांची से है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में नंदों के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई है? 322 ईसा पूर्व में हुई है। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और फिर क्या हुआ था? हार गया था। ठीक है, गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। तो गुजरात में जो सुदर्शन झील है, जिसके बारे में मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका जो है बनवाया था, उसके बाद अशोक ने इसमें नहर बनवाई और उसके बाद रुद्रमादम प्रथम ने इसका मरम्मत करवाई थी जो कि टूट फूट गई थी। ठीक है, अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है जिन्होंने कलिंग जो कि वर्तमान के तटीय उड़ीसा में विजय प्राप्त की थी। देवनाम प्रिय के नाम से कौन जाना जाता है? तो भाई अशोक को जाना जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं मौर्योत्तरकालीन भारत को देखें क्या? तो थोड़ा सा समय है, चलो देख लेते हैं।
फटाफट से। मौर्योत्तरकालीन भारत। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक कौन थे? चरक थे। योग प्रदर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि पतंजलि। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान चरक प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। कुषाण मूलतः निवासी थे चीनी तुर्किस्तान के। विक्रम संवत शुरू हुआ था 57 ईसा पूर्व में, ठीक है, और शक संवत 78 ईसा पूर्व में, ठीक है। खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे, ठीक है। डैश भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले, ठीक है, शासकों के चित्र वाले सिक्के जो हैं वो सातवाहन वंश के शासकों ने जारी किए थे। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश से संबंधित था और कनिष्क के टाइम पर ही चौथी बौद्ध संगीति हुई है, ठीक है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। कहाँ पर? कश्मीर के में, ठीक है। शक युग आरंभ हुआ था। शक युग आपका 78 ईस्वी में आरंभ हुआ है। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कनिष्क था जो कुषाण राजवंश में तीसरा शासक था, ठीक है। ईसा पूर्व यानी कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम का नायक अग्निमित्र था। अग्निमित्र कौन था? तो अग्निमित्र जो था वो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, ठीक है। शिमुख संस्थापक था सातवाहन वंश का। कादर्मक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए हैं ताम्र धातु से। किस धातु से? ताम्र धातु से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है सातवाहन का, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला टॉपिक वाइंड अप करने के बाद ही हम वीडियो को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत कौन है? तो खारवेल के विषय में जानकारी हमको मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से, ठीक है। किससे मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश है सातवाहन वंश। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी कहाँ? तो सातवाहनों की जो राजधानी थी वो अमरावती में स्थित थी। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि कितनी है? तो 81 ईस्वी सन है, ठीक है। बुद्ध का सिक्कों, क्योंकि 78 ईस्वी में तो शक संवत ही शुरू हुआ है, तो 81वीं ईस्वी में कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि मिलती है। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ है कनिष्क के समय पर, ठीक है। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाण शासकों ने। तो सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया है? कुषाण शासकों ने, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में, ठीक है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है। तो ये भाई काठियावाड़ के जो रुद्रदामन अभिलेख है वहाँ से काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना आपको मिलेगा। प्राचीन भारत में नियमित रूप से जो सोने के सिक्के चलाए थे वो कुषाणों ने चलाए थे, ठीक है। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो रुद्रदामन प्रथम ने। यानी उसने कुछ भी जो है बेगारपंती नहीं करी, उसने सीधे इसका जीर्णोद्धार दोबारा से जो भी टूट फूट हुई थी उसका मरम्मत उसने कायदे से करवा दिया था, रुद्रदामन प्रथम ने। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है, फले फूले हैं। कहाँ से? राजवंश के समय पर, ठीक है। विक्रम संवत शुरू हुआ 58 ईसा पूर्व में, इसको भी याद रखना, ये आता है बहुत ज़्यादा। महाभारत के लेखक पतंजलि समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम और शक संवतों में अंतर कितने वर्ष का मिलता है? तो 135 वर्ष का अंतर मिलता है विक्रम और शक संवत में। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था, उसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना करी। तो कौन से राजवंश की स्थापना करी थी? शुंग राजवंश की, ठीक है। कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। तो भाई कुषाण शासक था कनिष्क और इसी के समय पे चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? श्रीनगर में हुई थी, कुंडलवन में, ठीक है। निंग थौजा राजवंश द्वारा भारत के मणिपुर राज्य पर शासन किया गया था। नेक्स्ट है, शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो भाई पुष्यमित्र शुंग है शुंग वंश के संस्थापक। उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया था खारवेल ने। विक्रम संवत आरंभ हुआ है 57 ईसा पूर्व में। डैश के लिए एका ब्राह्मण युक्त हुआ है, तो एका ब्राह्मण कहा जाता था गौतमी पुत्र शातकर्णी को, ठीक है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्माइल करना है। डिमेट्रियस कौन था? तो डिमेट्रियस आपका हिंद यूनानी था। रुद्रदामन आपका शक राजा था। गोंडोफर्नीज आपका पल्लव राजा है और विम आपका कुषाण राजा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये फिनिश होता है और अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण को, ठीक। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण को, ठीक है। चलिए तब तो पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।